इस बार के सत्र से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कॉलेज में अप्लाई किया जा रहा है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे? सप्लीमेंट्री और एवेल्युएशन ये सिस्टम खत्म हो गया है, अब ये नहीं होगा। मतलब सप्लीमेंट्री का कोई कोई रोल नहीं है। अजय माला निकिता का सहारा हाँ, वो अब नहीं हो पाएगा। अब आपको जो सब्जेक्ट ले रहे हो उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपका ऑब्जेक्टिव गड़बड़ हो जाएगा। कि जो वार्षिक पद्धति को खत्म करके सेमेस्टर पद्धति किया है, इससे स्टूडेंट्स को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान हो सकता है? बीएससी का छात्र जो है कॉमर्स का पेपर ले सकता है, आर्ट्स का पेपर ले सकता है, ये है जेनरिक इलेक्टिव। अब साल में 2 बार एडमिशन होंगे, तो इसको लेके क्या क्लियरेंस है? मतलब वो लोग समझ नहीं पा रहे कि साल में 2 बार एडमिशन होगा। आपके पास एक ही लैब है, आपने 50 बच्चों के हिसाब से बनाया है, अब 100 बच्चे आ जाएंगे, नेक्स्ट साइकिल में 50 आ गए, तो आपका वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है अभी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जो भी बदलाव किए जा रहे हैं इस बार इस सत्र से, बच्चों के बीच क्या प्रभाव पड़ेगा और उनका जो पढ़ने की आदत है, पढ़ाई को लेकर जो उनकी समझ है, उसमें कितना बदलाव आ सके? देश की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए, उसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकार तमाम कोशिशें करती है, नए नियम लाती हैं, नई नीतियों का उपयोग करती है और कोशिश में लगी रहती है कि देश की शिक्षा प्रणाली जो है, शिक्षा का जो स्तर है वो अच्छा हो सके, मजबूत हो सके। उन्हीं कोशिशों में एक बार फिर कोशिश की गई। 2020 में नई शिक्षा नीति लाई गई और देश में कोशिश की गई कि इसके अप्लाई के बाद जो शिक्षा का स्तर है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसमें सुधार आए, उसकी गुणवत्ता अच्छी हो सके। तो उसी पे बात करने के लिए आज इस वक्त मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस से हमारे साथ सर हैं, जो एक शासकीय कॉलेज में अभी वर्तमान में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो छत्तीसगढ़ में इस बार 2024-25 से न्यू एजुकेशन शिक्षा जो पॉलिसी है वो लागू कर दिया गया है और उससे अब इस बार से सर वो चालू होगा। सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। और सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि इस बार के सत्र से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कॉलेज में अप्लाई किया जा रहा है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे? तो जो ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसको अब नई शिक्षा नीति भी बोला जा रहा है, एक्चुअली उसका नाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। तो उसमें बहुत व्यापक बदलाव जो हैं वो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, सारे स्कूली शिक्षा में भी है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी देखने को मिलेंगे। तो कुछ पॉइंट्स से हम समझ लेते हैं कि क्या क्या मेन जो इसका बदलाव हम देखेंगे। सबसे पहले जो है ये अब सेमेस्टर प्रणाली हो जाएगी, वार्षिक प्रणाली नहीं रहेगी, सेमेस्टर प्रणाली रह जाएगी। और इसको 2 तरीके से बताया गया है कि एक होगा 3 साल का और एक होगा 4 साल का। तो 6 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर, ये हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर में कि क्या बदलाव हो रहा है। फिर इसमें जो दूसरा पॉइंट आता है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी जो चेंजेस आए, ये मैं एक एक करके अभी बस पॉइंट बता दिया हूँ, उसको आगे स्ट्रक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्रेडिट बेस्ड करिकुलम हो गया है, चॉइस बेस्ड करिकुलम हो गया है और मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट हो गया है। ये जैसे आगे आएगा तो मैं बताऊँगा। तो अब क्या हो गया है, एक सेमेस्टर में हमको 20 क्रेडिट लेना है, एक सेमेस्टर 20 क्रेडिट का है। अब एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे, 6 महीने का एक सेमेस्टर, तो टोटल एक साल में हमको 40 क्रेडिट्स मिलेंगे। अब उसके आगे जो पूरा करिकुलम है उसको हमने डिवाइड किया है 6 भागों में। डीएससी यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, डीएसई डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, फिर है एक जेनरिक इलेक्टिव। ये जो 3 चीज़ें हैं ये 4 क्रेडिट की हैं। अब मैं इसको एक एक थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। जो आप जैसे बीए पढ़ते थे पहले, तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट्स लेते थे। तो डिसिप्लिन स्पेसिफिक जो है ये कोर सब्जेक्ट है, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे आपने मतलब वो इंक्लूड रहेगा? नहीं, वो रहेगा ही। अच्छा, वो रहेगा। वो जैसे बीए में हमने 3 सब्जेक्ट चॉइस किए, पॉलिटिकल साइंस, समाजशास्त्र, संस्कृत या ज्योग्राफी। तो ये जो आपके पेपर थे बीए में, जो आप पेपर 1 पेपर 2 पढ़ते थे, ये वो समझ लीजिए लगभग। अच्छा, ये कोर पेपर है, ये आपको करना ही करना है। अच्छा, कोर पेपर है। इसके बाद इसके 4 क्रेडिट हैं। इसके बाद आते हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, यानी कि आपका पॉलिटिकल साइंस फॉर एग्जांपल पेपर है, आपने कोर पेपर तो पढ़ लिया, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स देगी जिसमें से आप पॉलिटिकल साइंस के अन्य पेपर पढ़ सकते हो। जैसे हम अभी BA1 में जो BA जो एनुअल एग्ज़ाम से हो रहा था उसमें 6 पेपर पढ़ते थे टोटल 3 साल में। तो इंटरनेशनल हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद भी पॉलिटिकल साइंस बहुत वाइड है, हम सारी चीज़ें नहीं कवर करते उसमें।
तो वो इलेक्टिव में बच्चा ले सकता है अब। तो कोर के साथ साथ आप इलेक्टिव भी पढ़ रहे हो अब, तो वाइड हो गया आपका और सब्जेक्ट। वाइड हो गया। अब आता है तीसरा जेनरिक जी। इलेक्टिव। ये जो है आप देखिए यहाँ पे बहुत मेजर बदलाव आ रहा है कि आप दूसरे स्ट्रीम से भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस तो ले लिया, अब आप मैथ्स का कोई पेपर ले सकते हैं, कॉमर्स से कोई पेपर ले सकते हैं, जो आपके इंटरेस्ट का पेपर है। मतलब एक बीए का छात्र हाँ, मैथमेटिक्स का भी पेपर उठा के सॉल्व कर ले सकता, पढ़ सकता है। बीएससी का छात्र जो है कॉमर्स का पेपर ले सकता है, आर्ट्स का पेपर ले सकता है। ये है जेनरिक इलेक्टिव, जो दूसरे स्ट्रीम से आप उठा के अपना चॉइस के हिसाब से पढ़ सकते हो। अब कई बच्चे होते हैं कि हम मैथ्स में तो अच्छे थे, मैथ्स मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पर फिजिक्स समझ में नहीं आती, इसलिए स्ट्रीम चेंज कर दी, पूरा ही उसका करियर 12th के बाद चेंज हो गया। तो अब ऐसा नहीं है, अब आप चॉइस से उसको उठा सकते हो और अपने मन का सब्जेक्ट पढ़ सकते हो जिसमें इंटरेस्ट है, और इसके आपको क्रेडिट भी मिलेंगे। तो ये जो मैंने 3 आपको बताया, ये 4-4 क्रेडिट के हो गए। इसके बाद जो 3 और हैं, एक है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स और वैल्यू एडिशन कोर्स। ये जो हैं ये 2-2 क्रेडिट के हैं। तो अभी इसमें जो क्लैरिटी आई है कि AEC जो एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स है, उसमें हम जो पुराने पैटर्न में हिंदी, इंग्लिश और एनवायरनमेंट पढ़ा करते थे, वो अब इसमें एक सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे। तो उसका टाइम टेबल भी आ गया है शासन की तरफ से कि कौन से बच्चे किस सेमेस्टर में हिंदी पढ़ेंगे, कौन से बच्चे किस सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ेंगे। ऐसा 3 सेमेस्टर तक ये होगा। फिर आगे जो है ये सब 2-2 क्रेडिट के हैं। फिर स्किल एनहांसमेंट कोर्स आ गया, इसकी लिस्ट आती है, और ये ऐसे कोर्सेज होंगे जो आपका जो आप जिस सब्जेक्ट में कर रहे हो कोर, उसमें आपका स्किल्स बढ़ें। तो जैसे एक रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर होता है, तो हम उसको बहुत डिटेल में बीए में नहीं पढ़ते हैं, पर उसमें काउंटिंग मेथड्स होते हैं। तो मैथमेटिक्स वाले जो पॉलिटिकल साइंस वाले जो छात्र हैं वो ये पढ़ते हैं कि डाटा कैसे, स्टैटिस्टिक्स कैसे कलेक्ट करते हैं। तो ये उसका एक एडिशन हो जाएगा, उसको स्किल्स एनहांस होंगे कि डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस कैसे करते हैं, एनालिसिस, क्योंकि आगे वो रिसर्च में काम आएगा। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आते हैं और उसमें से स्किल आप कर सकते हैं। और वैल्यू एडिशन कोर्स भी ऐसे ही होता है, पर पहले क्या था, वैल्यू एडिशन कोर्स कॉलेज की मर्जी से होता था, पर अब ये करिकुलम में ही ऐड हो गया है। तो ये सब अब जैसे कोई छात्र है वो लिस्ट ऑफ कोर्सेज में से चुनते हैं इसको भी। अब कोई छात्र है, हो सकता है गांधीयन थॉट उसको अच्छा लगता है पढ़ना, तो वो एक वैल्यू एडिशन कोर्स 2 क्रेडिट का कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स हो गया, जुडिशियल सिस्टम हो गया, ये सब कॉमन है ऐसे जिसको कोई सब्जेक्ट से जुड़े हुए नहीं है, पर आपका वो वैल्यू एडिट कर देगा। तो ये 2 क्रेडिट आपको हमेशा दिखाएगा। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि एग्जामिनेशन सिस्टम में क्या फ़र्क आ रहा है, आपका इवैल्यूएशन और असेसमेंट कैसे होगा। तो अभी इवैल्यूएशन को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक CIA जिसको कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं, और एक EAC एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन या असेसमेंट। तो कंटिन्यूस इंटरनल जो असेसमेंट है वो कॉलेज द्वारा किया जाएगा, और इसका फाइनल मार्क्स में 30% वेटेज रहेगा। तो इसमें 2 तरीके बताए गए हैं। एक, बच्चा असाइनमेंट जमा करेगा, उसके 10 मार्क्स होंगे, और 20 मार्क्स का एक टेस्ट होगा जो 2 बार होगा। उसको हम रिटर्न भी ले सकते हैं, क्विज़ के फॉर्म में भी ले सकते हैं, वो टीचर और कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके 20 मार्क्स होंगे, तो बच्चा वो 2 बार देगा, और उसमें से बेस्ट परफॉर्मेंस का जो उसका रहेगा वो हम उसमें से कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल 20 मार्क्स का होगा। फिर हम आते हैं एंड सेमेस्टर असेसमेंट में। तो वहाँ पे अब क्या हो गया, क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेंज हो गया। पहले जो आप 5 क्वेश्चन करते थे, अब वो नहीं आएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा, डिटेल। अच्छा, अब चेंजेस हो गए हैं, ये चेंजेस हो गए हैं। फिलहाल जो हमारे पास अभी तक जानकारी है, ये चेंजेस हो गए हैं। जैसे साइंस कॉलेज में पहले से ये लागू था, तो वहाँ पे ऐसे ही पैटर्न आता था जी। तो अब क्या है, बच्चे को डिटेल में सब्जेक्ट पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि आपने किसी सर से पूछ लिया कि इम्पोर्टेंट बता दीजिए, या किसी सीनियर ने बता दिया, अजय माला निकिता का सहारा हाँ, वो अब नहीं हो पाएगा। अब आपको जो सब्जेक्ट ले रहे हो उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपका ऑब्जेक्टिव गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो बना नहीं पाओगे, डिस्क्रिप्टिव बस बना पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है। तो ये 70% वेटेज है। तो एंड सेमेस्टर असेसमेंट और CIA
जो इंटरनल असेसमेंट, उसको मिला के आपको सेमेस्टर के मार्क्स दिए जाएंगे। अच्छा। तो जो 4 क्रेडिट वाला मैंने आपको ऊपर बताया था वो 100 मार्क्स का पेपर होगा, और जो 2 क्रेडिट वाले जो आपने पेपर लिए हैं उसके 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो उसमें पास होने के लिए आपको 20 चाहिए 50 में, और 100 में चाहिए 40। तो इन दोनों को मिला के आपको पास होना है। अब यहाँ पे एक और मेजर चेंज देखने को जो मिल रहा है अब वो ये है कि अब सप्लीमेंट्री और एवेल्यूएशन ये सिस्टम ख़त्म हो गया है, अब ये नहीं होगा। मतलब सप्लीमेंट्री का कोई वो नहीं, कोई रोल नहीं है, और रिवैल भी नहीं होगा। तो मतलब बच्चा अगर क्लियर नहीं कर पाता है तो उसको अगेन वो बैक कहलाएगा, बैकलॉग, और उसको आपको आगे देना है। सर जैसे कि जैसे आपने जिक्र किया शुरुआत में कि वार्षिक परीक्षा की जो पद्धति है वो खत्म कर दी जाएगी और सेमेस्टर प्रणाली से एग्जाम लिया जाएगा। तो इसमें ये भी एक बात उठता है कि जो साल है, जैसे बैचलर का जो 3 साल का था वो 4 साल का हो जाएगा, और मास्टर वालों का जो 2 साल का था वो 3 साल का हो जाएगा। मास्टर्स का 1 साल हो गया। 1 साल हाँ, वो मैं आगे तो आप बताऊंगा। हाँ, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। और इसमें मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो वार्षिक पद्धति को खत्म करके सेमेस्टर पद्धति किया है, इससे स्टूडेंट्स को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान हो सकता है? एक ओवरऑल अपन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में ही बात कर रहे हैं कि फ़ायदा नुकसान भी उसी से डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, मैंने आपको शुरुआत में जो टर्म यूज़ की थी वो यहाँ पर यूज़ आ रही है। अगर बच्चा फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर पास कर लेता है और किसी कारणवश वो छोड़ देता है, बोला मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, कोई भी ज़रूरत हो, तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट मिल जाएगा छोड़ने। पहले क्या था कि इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज दिया गया है कि उसको प्रमाण पत्र मिल जाएगा और वो अपना पढ़ाई छोड़ सकता है। मतलब वो सर्टिफिकेट कोर्स, वो प्रमाण पत्र नहीं, सर्टिफिकेट कोर्स उसको बोलेंगे। हाँ, 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स हो गया वो, तो उसकी वो 1 साल की भी जो मेहनत है वो उसके पास रहेगी। पहले क्या था कि BA1 में अगर बच्चा ड्रॉप आउट कर रहा था वो बर्बाद, फिर वो प्राइवेट के लिए भटकता था, उसको 3 साल कंप्लीट करना ही रहता था तभी वो BA कर पाता था, नहीं तो बर्बाद। तो अब ऐसा नहीं होगा, 1 साल का भी उसको वैल्यू है। 2 साल में उसको एडवांस डिप्लोमा का कोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा, एडवांस डिप्लोमा। 3 साल में ग्रेजुएट, और जो बच्चे एक पर्टिकुलर परसेंटेज से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, 7.5 CGPA से ज़्यादा, वो चौथे साल में उनको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। अच्छा। तो उनको स्पेसिफिकली रिसर्च पढ़ाया जाएगा जिससे कि वो PG करके PhD कर सकें, क्योंकि वो रिसर्च के हिसाब से उनको ट्रेन किया जाएगा करने के लिए उनको। हाँ, तो उसके लिए उन्होंने 7.5 का रखा भी है कि इससे ऊपर वाले ही वो 4th ईयर में प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो इसके कारण क्या हुआ है, MPhil बंद हो गई। तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये बच्चों के लिए। दूसरा जो फ़ायदा है मल्टी डिसिप्लिनरी, जो मैंने आपको वहाँ कोर्स में बताया कि जेनरिक इलेक्टिव, जो बच्चा चाह रहा है कि दूसरे सब्जेक्ट से भी मैं पढ़ सकूँ। तो अब जैसे आप किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप वहाँ पे स्पेशल स्किल्स में अपना लिख सकेंगे कि मैंने 2 क्रेडिट का ये वाला कोर्स किया है अपने ग्रेजुएशन में। तो मल्टी डिसिप्लिनरी, आप एक जगह सीमित नहीं होगे। तो हो सकता है एक बच्चा जो है वो पॉलिटिकल साइंस भी है और फिज़िक्स भी पढ़ लिया उसने, तो वो कहीं ना कहीं उसके क्रेडिट्स उसको शो करेंगे। तो ये एक फ़ायदा हो गया। अब ये क्रेडिट जा कहाँ रहा है, ये एक बैंक बना दिया है गवर्नमेंट ने, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये बहुत बड़ा फीचर है इस पॉलिसी का। अच्छा। तो बच्चा जो है क्रेडिट ले लिया एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में, उसके वो 2 क्रेडिट चले गए, 4 क्रेडिट चले गए कि ये वैल्यू एडिशन किया, स्किल एनहेंसमेंट किया। वो क्रेडिट को वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी यूज़ कर सकता है। और कुछ क्रेडिट का एग्ज़ाम वो किसी और यूनिवर्सिटी से, किसी और इंस्टीट्यूशन से भी ले सकता है, और वो क्रेडिट उसके बैंक में है। तो जब वो कहीं जाएगा, अप्लाई करेगा ऑल ओवर इंडिया, तो वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट वो उसको हेल्प करेगा, और कोई भी इंस्टीट्यूशन उसके हिसाब से उसको सर्टिफिकेट दे सकती है। दूसरा क्या है, हायर एजुकेशन में अभी तक जो संस्था थी वो UGC थी, बाकी टेक्निकल एजुकेशन के लिए AICTE थी। तो अब इसमें ये प्रावधान दिया गया है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया जाए। तो ये एक पावरफुल बॉडी होगी UGC से ज़्यादा, और इसके अंदर रेगुलेटरी मैकेनिज़्म बनाया गया, उसकी एक अलग काउंसिल है। नियमन के लिए एक अलग काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल बनाया। फिर एक्रेडिशन के लिए, यानी कि आपकी संस्था या आपके स्टूडेंट्स कितना अच्छा कर रहे हैं उसके लिए एक्रेडिशन काउंसिल बनाई गई। और एक काउंसिल और बनाई गई है, नियमन, एक्रेडिशन, रेगुलेटरी, 4 बनाया गया है। ठीक, उसके बाद एक नेशनल रिसर्च
फाउंडेशन भी बना रहे हैं फंड, जिसमें रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि हम लोग कई बार सुनने में आता है कि इंडिया की रिसर्च पीछे है, इंडिया रिसर्च में पीछे है। हम दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ को देखते हैं तो बोलते हैं नहीं रिसर्च बहुत अच्छी है, यहाँ पे क्यों? तो उसको फंड करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए ये चीज़ें हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल है सर। मतलब एक बच्चे के लिए, एक नॉर्मल बच्चे के लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है कि वो जैसे 12th पास करके फर्स्ट ईयर में जाएगा तो उसके लिए इतना टेक्निकल समझना इम्पोर्टेंट, मतलब उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब क्या इसके लिए भी कुछ किया जा रहा है कि बच्चों को आसानी से सब सारी चीजें समझ में आ जाए कि अब हमारी जो शिक्षा प्रणाली वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। अब हम एक रट्टा मार की तरह पढ़ाई नहीं करेंगे, हमारे पास अब स्किल भी रहेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज भी रहेगा। तो क्या इस तरह कोशिश की जा रही है कि बच्चों को आसानी से ये चीज समझ में आ जाए? तो इसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है, बच्चे का जो फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट होता है वो टीचर होता है किसी भी कॉलेज में। तो टीचर्स के लिए सेंसिटाइजेशन ज़रूरी है। तो इसके लिए बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई हैं और रेगुलर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से प्रिंसिपल्स और टीचर्स को इस बारे में बताया जा रहा है। सेमिनार्स किए जा रहे हैं, वर्कशॉप्स की जा रही हैं, जिससे कि प्रोफेसर्स उसके लिए तैयार रहें और उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। फिर शासन के आदेश के अनुसार हर कॉलेज में एक जो हम बोलते हैं हेल्प डेस्क टाइप का बोलते हैं, उसको एक प्रकोष्ठ बताया गया है। NEP इम्प्लीमेंटेशन सेल टाइप का एक बनाया है, जिसमें वो कांटेक्ट पॉइंट रहेगा। तो वो टीचर जो है वो बिल्कुल नॉलेजेबल रहेगा और बच्चे उससे जाके काउंसलिंग कर सकते हैं। वो बच्चों को बता सकते हैं कि भाई आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि टीचर्स ऑलमोस्ट अब रेडी हैं, क्योंकि 18 तारीख से शुरू हो रहा है। टीचर्स रेडी हैं, अब बच्चे आएँ, उनसे मिलें और गाइडेंस ले सकते हैं और उसके बाद वो अपना अप्लाई करें कॉलेजेस में। जैसे कुछ दिन पहले ही UGC की तरफ से एक अनाउंसमेंट आया उनके अध्यक्ष की तरफ से कि अब साल में 2 बार एडमिशन होंगे। तो इसको लेके क्या क्लियरेशन है? मतलब वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि साल में 2 बार एडमिशन होगा और उसके अंदर नियम के साथ क्या क्या और बताया गया, ये थोड़ा बता दीजिए। तो UGC ने अभी 1-1.5 साल पहले ना ऑनलाइन फॉर्मेट में और डिस्टेंस लर्निंग में ये एक्सपेरिमेंट किया कि क्यों ना हम एडमिशन को 2 बार करें। यानी कि अभी तक UGC गाइडलाइंस के हिसाब से सिर्फ जुलाई में एडमिशन हो सकता था, पर अब वो बोल रहे हैं कि जुलाई में भी ले सकते हैं एडमिशन और जनवरी में भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग में अप्लाई किया गया और उसमें जो रिज़ल्ट्स मिले UGC को बड़े एंथुजियाज़म देने वाले थे, मोटिवेशनल थे कि बहुत सारे जो एनरोलमेंट था वो बढ़ गया। बढ़िया। तो उनको ये लगा कि जब ये हम अभी वो बोल रहे हैं फ्लेक्सिबल है, अभी वो लागू नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने जब वहाँ से ऐसे रिजल्ट्स देखे तो उन्होंने बोला कि अब हम कर सकते हैं आगे। अभी उन्होंने लागू नहीं करने के लिए बोला है। तो ये अभी और आपको 1-2 साल में दिखेगा कि एनरोलमेंट बढ़ रहा है। और आप जब वहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी देख रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि एनरोलमेंट हमको बढ़ाना है बच्चों का। तो अब क्या होगा, जब 2 बार एडमिशन साइकिल होगी तो एनरोलमेंट बढ़ेगा सबसे पहली बात, और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के पास ये ऑप्शन रहेगा कि हम नए कोर्सेज लागू कर सकें। क्योंकि एक साइकिल में उन्होंने बोला कि हम चलो ये वाला कोर्स चालू कर रहे हैं, नेक्स्ट साइकिल में वो कोई और कोर्स चालू कर सकते हैं। तो इससे बच्चों के पास ऑप्शंस भी बढ़ जाएंगे, तो एनरोलमेंट बढ़ेगा, ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, ठीक, और बच्चों का साल नहीं बर्बाद होगा। हो सकता है कई बच्चे, प्रैक्टिकली मैंने कई बार देखा, बच्चों के पास पैसे से नहीं होते हैं, बोले सर थोड़ा सा टाइम दे दीजिए तो मैं ले लूँगा एडमिशन, और बच्चे का साल बर्बाद हो जाता है। कई बार ऐसा होता है। तो अब क्या होगा, उसके पास एक और ऑप्शन होगा कि वो जनवरी साइकिल में चला जाए और एडमिशन ले ले, तो साल बचेगा। दूसरा क्या है, एनरोलमेंट से यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग भी बढ़ेगी। तो मतलब जैसे इसमें ये बताया जा रहा था कि सब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, ये मतलब ये मैंडेटरी कर दिया गया है नहीं कि अभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर रहेगा? कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर रखा गया है, फ्लेक्सिबल है। और इसके लिए थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास एक ही लैब है, आपने वो 50 बच्चों के हिसाब से बनाया है। अब 100 बच्चे आ जाएंगे, नेक्स्ट साइकिल में 50 आ गए, तो आपका वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है अभी। तो वो बोल रहे हैं यदि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, यदि आप उसको कर सकते हो तो आप बिल्कुल
कीजिए। जैसे कई बार क्या होता है सर कि शहरी क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन आसानी से पहुंच जाता है, वो कॉलेज के जाके पता कर लेते हैं या फिर टीचर अवेलेबल होते हैं उनके पास, ऑनलाइन चीज़ें हैं। पर ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं कई बार उन तक जो इन्फॉर्मेशन ये सब सारी चीज़ें नहीं पहुँच पाती, और उनके लिए काफ़ी टेक्निकल होगा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। तो इसके लिए क्या स्टेप लिया जा सकता है? इसके लिए मुझे जो लगता है कि जो बच्चे के लिए सबसे बड़ा गाइड होता है वो टीचर ही होता है। तो यदि हम टीचर्स को प्रॉपर सेंसिटाइज करें, ट्रेन करें, जो दूर पोस्टिंग में है टीचर्स उनको जो लीड कॉलेज है डिस्ट्रिक्ट का वहाँ बुला के सेंसिटाइज किया जाए, और फिर उनको बोला जाए कि आप बच्चों के लिए एक वर्कशॉप टाइप का रख दो, सिर्फ जो नॉन फॉर्मल, कि आप जो भी बच्चों एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी 2-3 बार एक मीटिंग करा दीजिए। जैसे एक नॉर्मल कल्चर में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जॉब फेयर टाइप का करते हैं, एडमिशन फेयर, उसमें एडमिशन लेना नहीं है, वो अपने कॉलेज के बारे में बताते हैं। अच्छा। तो वैसे ही हम एक इस टाइप के कार्यशाला, वर्कशॉप, सेमिनार्स के माध्यम से बच्चों को पहले बताएं कि ये है, और फिर हम करें। तो आप बोल दीजिए कि जैसे एडमिशन अभी 18 से शुरू हो रहा है, तो 20 को एक रख दिया, 30 जून को एक रख दिया, 10 जुलाई को एक रख दिया, तो 3-4 ऐसे रख दिए जिसमें बच्चे आएँ और अपने डाउट्स और अपनी चीज़ों को क्लियर करें। तो ऐसे करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये जागरूकता फैलेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जो भी बदलाव किए जा रहे हैं इस बार इस सत्र से, बच्चों के बीच क्या प्रभाव पड़ेगा, और उनका जो पढ़ने की आदत है, पढ़ाई को लेकर जो उनकी समझ है, उसमें कितना बदलाव आ सकेगा? ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फ़ेज़ है, क्योंकि देखो चेंज जो है हमेशा डिफ़िकल्ट होता है। मेरे लिए भी आज मेरा, अगर मैं यहाँ दुर्ग में हूँ, मेरा ट्रांसफ़र अगर बस्तर कर दिया जाए तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा शुरुआती दौर में एडजस्ट करना। तो ये सबके लिए चैलेंज तो होता है। तो अभी जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए एक चैलेंज है, और उनको ज़्यादा केयरफुल रहना है, थोड़ा टीचर से गाइडेंस लेनी है, और सीरियस रहना है पढ़ाई के लिए, क्योंकि अब उनके लिए सीनियर्स नहीं है मदद करने के लिए, क्योंकि सीनियर्स पुराने पैटर्न में चल रहे हैं, अब वो उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। बुक्स जो लाइब्रेरी है वो भी बहुत नेचर उसका चेंज होगा, शुरुआत में हो सकता है बुक्स ना मिले। तो ये चैलेंजेस रहेंगे अभी शुरुआत में बच्चों के लिए, और उनको खुद से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ने का तरीका बिल्कुल अब बदल जाएगा, चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो जो इसके पैरामीटर्स हैं इनके हिसाब से तो इन्होंने बहुत कोशिश की है कि कोई ड्रॉप आउट ना हो और सबको डिग्री मिले, पर बच्चों के लिए भी उतना ही इनपुट देना है, असेसमेंट जमा करना है, अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि एक क्रेडिट जो है वो 15 पीरियड्स के बराबर है, और एक पीरियड 1 घंटे का। और बताया जा रहा है कि इस बार अटेंडेंस के अकॉर्डिंग मार्क्स, अटेंडेंस के, यही मैं बताया ना, एक क्रेडिट 15 पीरियड्स, 1 घंटे का 1 पीरियड, तो इतना आपको करना है। अटेंडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब आप कॉलेज अटेंड नहीं करेंगे, असेसमेंट जमा नहीं करेंगे, एग्ज़ाम नहीं जमा करेंगे, तो आपको ये मुश्किल हो जाएगा पास करना, क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा बना है कि आप सिंसियरली पढ़ाई करो, कॉलेज अटेंड करो, तो आपको ऑटोमेटिकली उतने क्रेडिट्स मिल जाएंगे जी। पर अगर आप सीरियसली नहीं लोगे तो मुश्किल है फिर सेमेस्टर पास करना। ये अपने बच्चों के लिए चैलेंजिंग बता दी, यूनिवर्सिटीज़ और टीचर्स के लिए कितना चैलेंजिंग हो जाएगा इस सत्र से? टीचर्स के लिए भी चैलेंजिंग है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पढ़ाने का तरीका बिल्कुल बदलेगा। क्योंकि जैसे साइंस कॉलेज में अभी अब कई ऑटोनॉमस कॉलेज में लागू था पहले से, वो तो ठीक है, पर अब हमें भी जो ऐसे पेपर्स हैं जो कोर पेपर्स हैं हम रेगुलर पढ़ा रहे हैं, पर अब हमको भी बुक पढ़नी है, हमको भी अपनी तैयारी करनी है कि ये जो नए पेपर्स आ रहे हैं उनको कैसे पढ़ाना है, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, बुक्स हमको नई हमारे लिए भी पढ़नी है और बच्चों को भी इंट्रोड्यूस करना है कि आप इन बुक्स से पढ़ो। लाइब्रेरी का अभी बहुत चेंज होगा, क्योंकि बुक्स नहीं आनी पड़ेंगी, लानी पड़ेंगी, तो हमको भी उतनी मेहनत करनी है उस चेंज के लिए। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि क्लास लेनी है, नए सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं। कुछ हो सकता है कि कुछ पेपर्स हमने भी नहीं पढ़े हों, जो इलेक्टिव्स में आएगा या फिर स्किल एनहांसमेंट में आएगा, वो हमको पहले तैयारी करनी पड़ेगी, फिर हम बच्चों को पढ़ाएंगे। तो मोटा माटी जो इस बार 2024-25 के सत्र से जो चेंजेस आने वाले हैं स्कूली शिक्षा में और कॉलेज की शिक्षा में, वो हमने कोशिश की आपके सामने छोटे छोटे शब्दों में लेकर आए। आप इससे क्या समझ पाए कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और सरकार की तरफ से शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए जो एक कदम लिया गया है वो बहुत बड़ा कदम लिया गया है, इसमें बहुत
काम करना भी बाकी है, बहुत जगह फुलफ़िल करना भी ज़रूरी है। तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा एक समय लगेगा। तो क्या चेंजेस हैं हमको 2026 और 27 के सत्र में भी देखने को मिल जाएगा कि किस तरह का बदलाव आया है बच्चों के बीच और स्कूल के और कॉलेज के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस बीच में कितना बदलाव आया, ये भी देखने को मिलेगा। तो लगातार हम इस तरह की जो न्यू अपडेट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर से हो, जॉब सेक्टर से हो, जो अपडेट्स आते हैं हम उस पे कोशिश करते हैं कि डिस्कस कर आपके सामने सारी चीज़ें लेकर आएँ। तो सारे नियमों से आप क्या समझ पाए, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। सर आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। तो केपी न्यूज़ के साथ बने रहिए, हम कोशिश करते रहेंगे तमाम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया।